हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन जजमेंट अ डे। तो आज जो हम केस डिस्कस करने वाले हैं वो केस है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इस केस का रीज़न था हमारा पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि आया था 10 मई 1951 में। अब हुआ क्या था कि इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट को लैंड चाहिए थी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे तो हमने राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट बना रखा था। फिलहाल राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 300A के अंदर है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट है, लेकिन उस टाइम पे वो एक फंडामेंटल राइट था और गवर्नमेंट को चाहिए थी लैंड। क्यों चाहिए थी? उनको अपने रिफॉर्म करने थे, जैसे कि रेलवेज बनाना था, इंडस्ट्री सेटअप करनी थी और इसके साथ साथ उन्हें जमींदारी सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनली अबॉलिश करना था। तो हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट से ऐड हुआ आर्टिकल 31A और आर्टिकल 31B। अब आर्टिकल 31A में लिखा हुआ है एक्विजिशन ऑफ एस्टेट एटसेट्रा, इसमें लैंड भी आता है। और आर्टिकल 31B में लिखा हुआ है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। अब 31B का बेसिक मतलब ये है कि कुछ चीज़ें 31B के वर्च्यू की वजह से शेड्यूल 9 में पहुंचा दी जाएंगी या उसमें रख दी जाएंगी। जो वो चीज़ें शेड्यूल 9 में होंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू के बाहर होंगी, मतलब जुडिशियल रिव्यू के बाहर होंगी। तो उस टाइम पे ये चीज़ आई। अब इस वजह से हुआ क्या कि अगर गवर्नमेंट या कोई भी इंसान किसी की भी प्रॉपर्टी को ले रहा है तो वो फंडामेंटल राइट का ब्रीच नहीं कर रहा है, और उस टाइम पे प्रॉपर्टी जो थी वो एक फंडामेंटल राइट थी। तो अब इसके बाद जो शंकरी प्रसाद थे, जो कि एक ज़मींदार थे, जो उनके पास ज़मीन थी और जो कि बिहार के रहने वाले थे, उन्होंने केस किया। उन्होंने बोला कि ये तो जो अमेंडमेंट लाया गया है आर्टिकल 368 के तहत, ये फर्स्ट अमेंडमेंट, ये हमारे फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। और आर्टिकल 13 में ये लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ ऐसा नहीं बनाया जा सकता जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच करे। तो इस वजह से शंकरी प्रसाद ने ये केस किया और उन्होंने कहा कि ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है ये कर्टेल कर रहा है राइट टू प्रॉपर्टी को और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 को देखा और उन्होंने देखा कि उसमें पार्लियामेंट के पास पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की और उसके अंदर जो भी प्रोसीजर दिया गया है उसको भी अमेंड करने की। पर आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है कि कोई भी लॉ जो कि बना होगा इन डेरोगेशन ऑफ और इन इनकंसिस्टेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कोई भी ऐसा लॉ जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा होगा या उनके अगेंस्ट जा रहा होगा, तो वैसा लॉ वॉइड हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया। किस चीज़ का इंटरप्रिटेशन किया? अमेंडमेंट का और लॉ का। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 368 के पास पावर है अमेंडमेंट बनाने की और आर्टिकल 13 डिस्कस कर रहा है लॉ के बारे में, और इन दोनों में डिफरेंस है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो लॉ है वो एक ऑर्डिनरी लॉ है, एक ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर है पार्लियामेंट की कोई भी नया लॉ बनाने की। पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है पार्लियामेंट की। किस चीज़ की? किसी भी लॉ को अमेंड करने की। तो अगर आप किसी भी लॉ को अमेंड कर रहे हो तो वो लॉ नहीं है, वो अमेंडमेंट है। और अगर आप ऑर्डिनरी कोई नया लॉ बना रहे हो अपनी लेजिस्लेटिव पावर का प्रयोग करते हुए तो वो एक लॉ है। और क्योंकि आर्टिकल 13 लॉ की बात करता है, मतलब आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं लाएगा जो कि फंडामेंटल राइट को अब्रिज करे या उसको कर्टेल करे। और यहाँ पर जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो एक अमेंडमेंट की बात करता है। इस वजह से इस दोनों में कोई भी तालमेल नहीं है, एक लॉ है और एक अमेंडमेंट है। और इस वजह से कोर्ट ने ये रूल किया कि आर्टिकल 368 के तहत फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस लाए जा सकते हैं, उन्हें भी अमेंड किया जा सकता है। और उन्हें अगर अमेंड किया जाएगा तो वो आर्टिकल 13 के तहत खराब या गलत नहीं माना जाएगा। इस केस के जस्ट बाद सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965 में भी सेम चीज़ होल्ड की गई थी कि फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है और ये आर्टिकल 13 उस आर्टिकल 368 के इस पावर को कर्टेल नहीं कर पाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि इन दोनों केसेस को बाद में गोलकनाथ में ओवर रूल किया गया था। वो केस अगली बार के लिए।